चलो कल हम लोगों ने पेल्टन व्हील शुरू किया था। पेल्टन व्हील का ओवरऑल कंस्ट्रक्शन, डैम, पेंस्टॉक, फिर लॉसेस क्या होते हैं, फ्रिक्शन लॉसेस, एफिशिएंसीज, इतना पार्ट देखा था। आज के दिन जरा पेल्टन व्हील पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। पेल्टन व्हील जो है, एक बार पेल्टन व्हील पे ध्यान देते। पेल्टन व्हील के लिए मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, और एक लास्ट टाइम बता देता हूं, जो लोग भी हैं प्लीज अपना नाम नंबर प्रॉपर चेक कर लो। आपका नाम नंबर अगर आपको गलत दिखेगा, आपको वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा, फिर आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना रहेगा। ओके चलो गाइस, एक स्क्रीन आपके सामने आएगा अभी, जरा ध्यान से देखना। नहीं आया। अरे शांति रखना। वीडियो लगा दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। गाइस ये हाँ दिख रहा है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपके पेल्टन व्हील के अंदर का पार्ट है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो है ये बकेट्स है। ओके, ये बकेट्स है और ये व्हील है, रनर है। रनर के ऊपर बकेट्स लगाए हुए हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें 2 नोजल हैं, यहाँ पे 2 नोजल हैं। आप उसी का अगर सिंपल एक व्यू देखना चाहते हो स्टेशनरी, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है। ये हो जाएंगे आपके बकेट्स, ये आपका वो शाफ्ट है, ये इसको रनर बोलो या व्हील बोलो। व्हील के पेरीफेरी में बकेट्स माउंटेड है, और ये रहा आपका नोजल टक्कर मारेगा। बकेट का अगर आपको क्रॉस सेक्शन देखना है तो कुछ ऐसा रहता है। ये आपको बेसिक आइडिया देता है कि पेल्टन व्हील होता कैसा है। पेल्टन व्हील का ये जो बकेट है, इस बकेट को आज समझना है सबसे पहले शुरू में। तो ये स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूं एंड कुछ बातें आपको बताता हूं पेल्टन व्हील के बकेट के बारे में। हम बहुत सारी बातें अभी जरूरत नहीं, बाद में फिर से दिखाऊंगा। हम बहुत सारी बातें जो पिछले यूनिट में सीखे हैं, हम वहां से कुछ कंक्लूजन यहां भी यूज करेंगे। ओके गाइस, मुझे बात बताओ, जब आप लोगों ने पिछला यूनिट पढ़ा था तो मैंने आपको शेप्स बताए थे अलग अलग। एक स्टेशनरी वर्टिकल था, फिर स्टेशनरी छोड़ो, वर्टिकल, इंक्लाइंड, कर्व। कर्व में सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, कैसे 4 शेप, वर्टिकल, इंक्लाइंड, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। अगर ये 4 शेप आपको दिया जाए, 4 शेप ऑफ ब्लेड है, और आपको चॉइस दिया जाए कि आपको टरबाइन बनाना है, आपको जो बेसिक समझ में आता है उस पे टरबाइन बनाना है, तो आप वो टरबाइन अगर बनाना चाहोगे तो आप ये 4 में से कौन सा शेप पिक करोगे खुद के लिए, और क्यों? हेमिस्फीयर वाला। कौन सा वाला? हेमिस्फीयर। फिर से बताते नहीं, पूछते बोलते। हाँ गाइस, मैंने आपसे पूछा कि अगर आपको 4 शेप दिया जाए, वर्टिकल, इंक्लाइंड, सिमेट्रिक, असिमेट्रिक, ऐसे 4 शेप ऑफ ब्लेड्स हैं, तो ये चारों शेप में आप कौन सा शेप प्रेफर करोगे टरबाइन के लिए, आपके टरबाइन के लिए जो आप बनाना चाहते हो खुद के लिए? सिमेट्रिक हेमिस्फीयर। इसका अंदर बच्चे ध्यान देते हैं। ओके, जिनका दिमाग कम चल रहा है उनको शेप एक बार बता देता हूं। जो शेप हमने बोला था, एक था आपका वर्टिकल, एक था आपका इंक्लाइंड, एक था आपका सिमेट्रिक, और एक था आपका असिमेट्रिक। ओके, कर्व में जेट हम सब में, इसमें हॉरिजॉन्टल मार रहे, इसमें भी हॉरिजॉन्टल मार रहे, इसमें भी हॉरिजॉन्टल मार रहे, इसमें आप हॉरिजॉन्टल नहीं मार सकते, आप इसमें टेढ़ा मार रहे। अब ये चारों शेप में आपको सबसे पहले बताता हूं कि जेट सब में सेम वेलोसिटी से आ रहा है। आपका पर्पस क्या है कि मैक्सिमम फोर्स ब्लेड ने लेना चाहिए, जेट का मैक्सिमम मोमेंटम पानी का ब्लेड ने एब्जॉर्ब करना चाहिए, और उसकी वजह से वो खुद का मोमेंटम बढ़ाएगा। ये जो चारों शेप है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये जो चारों शेप है गाइस, इन चारों शेप में जो सबसे ज्यादा फोर्स ले सकता है वो शेप सिमेट्रिक होता है। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो फॉर्मूला वाइज ये फॉर्मूला आया था रो एवी स्क्वायर, ये आया था रो एवी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला फोर्स का आया था रो एवी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। याद है क्या? हाँ। और सर इसमें भी हेमिस्फेरिकल लेते ना? क्या डियर? थर्ड वाले केस में हेमिस्फेरिकल लिया तो ज्यादा लगेगा फोर्स। हाँ वेरी गुड, पहले पूरी बात सुन लो। तो मैंने आपको ही कहा कि सिमेट्रिक, अगर आप ध्यान से देखो तो इन तीनों को भी देखो, इसमें तो और कम आता है, इसमें रो एवी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई आता है, राइट? यहाँ पे कॉस थीटा प्लस कॉस फाई था शायद से, चेक कर लेना एक बार। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज याद आनी चाहिए कि
अगर ये cos थीटा 180 डिग्री हो जाए, ओके, cos थीटा 180 डिग्री हो जाए, या फिर आप बोलो कि cos थीटा 0 हो जाए, सॉरी, cos थीटा अगर 0 हो जाए तो 0 डिग्री के लिए ये 1 + 1 2 हो जाता है, ये 2 ρ ab² होता है। तो इन चारों फॉर्मूला में जो मैक्सिमम फोर्स जो शेप लेता है वो कभी भी सिमेट्रिक हेमिस्फेरिकल होता है, सिमेट्रिक हेमिस्फेरिकल होता है गाइस। ये वहां से कंक्लूजन निकाल के आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए कि अगर आपको चॉइस दिया जाए, ओके, अगर आपको चॉइस दिया जाए कि किस तरह का शेप का आपको ब्लेड चाहिए, ओके, किस तरह के शेप का आपको ब्लेड चाहिए, तो ऑलवेज पिक अ हेमिस्फेरिकल शेप, ओके, ऑलवेज पिक अ हेमिस्फेरिकल शेप। पर हेमिस्फीयर में भी प्रॉब्लम आ सकता है ना, वो जो जेट का मतलब पानी फिर से जो आएगा बैकलैश जो होगा तो वो बराबर हॉरिजॉन्टल होगा, तो वो जो नेक्स्ट बकेट है उस पर ब्रेकिंग इफेक्ट कर सकता है ना वो बैकलैश। हाँ करूंगा ना उसके बाद, इसीलिए तो खाली हेमिस्फेरिकल नहीं लेंगे। तो मैंने अभी तक ब्लेड की बात ही नहीं की, राइट। तो मैंने आपको 4 चॉइस दिया था, तो 4 चॉइस में आप कौन सा लोगे, 4 चॉइस में जो आप लोगे वो रहेगा हेमिस्फेरिकल, ओके। तो वो हेमिस्फेरिकल ले तो लोगे आप, लेकिन वो तो रॉ डिजाइन है, ओके, रॉ डिजाइन। तो हेमिस्फेरिकल इज लाइक पेरेंट शेप, वो पेरेंट शेप को आप लोग ऐसा यूज करोगे कि आपका यूजफुल टरबाइन बने। तो सबसे पहले तीनों शेप को एलिमिनेट करता हूं मैं। पहला शेप जो है फ्लैट, वर्टिकल एंड फ्लैट इंक्लाइन, इन दोनों को कभी भी यूज नहीं किया जाता अनटिल अनलेस आपकी मजबूरी है कि भैया हमारे पास में शेप देने का कोई चॉइस नहीं है, और वो बहुत रॉ डिजाइन होता है, वो डिजाइन कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता। असिमेट्रिक इज समथिंग दैट यू कैन नॉट अवॉइड। असिमेट्रिक टर्बाइंस में होते हैं, लेकिन वो उनके अरेंजमेंट के वजह से होते हैं। हम जब यूनिट 3 पढ़ेंगे तब आपको समझेगा कि अच्छा ऐसी क्या मजबूरी थी कि असिमेट्रिक यूज करना पड़ा। लेकिन अगर आपकी मजबूरी नहीं है और आपके पास में चॉइस है शेप लेने का, तो यू शुड ऑलवेज गो फॉर हेमिस्फेरिकल शेप, ओके, यू शुड ऑलवेज गो फॉर हेमिस्फेरिकल शेप, ओके। बड़े ब्लेड वाटर से ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहना चाहिए, ज्यादा देर ब्लेड कांटेक्ट में रहे, हाँ बराबर राहुल भाई, ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहना चाहिए, इसलिए हेमिस्फेरिकल शुड बी शेप। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे आपको बात पता होनी चाहिए कि हेमिस्फेरिकल शेप, आपको अगर हेमिस्फेरिकल समझना है तो मेरे पास में हेमिस्फेरिकल शेप के लिए सिंपल एक बॉल है, ओके। नाउ दिस वाज वन स्फीयर, ये स्फीयर स्फेरिकल शेप था, मैंने इसको बराबर बीच में से काट दिया है, बराबर बीच में से काट दिया, मेरे पास में भी 2 हेमिस्फीयर आ चुके हैं गाइस। अभी मेरे पास में 2 हेमिस्फीयर है। अभी अगर इसमें अगर मैंने जेट बराबर बीचों बीच ऐसे टक्कर मारा, बराबर बीचों बीच ऐसे टक्कर मारा, तो फॉरगेट अबाउट एंटायर असेंबली, फॉरगेट अबाउट अदर एनालिसिस, सिर्फ इस ब्लेड के बारे में अगर आप सोचोगे तो इस ब्लेड में अगर कंटिन्यूअसली जेट डायरेक्ट टक्कर खाएगा तो वो एक इंपैक्ट होगा, सडन इंपैक्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कि सडन इंपैक्ट लीड्स टू फटीग, ओके, सडन इंपैक्ट लीड्स टू फटीग, मतलब अगर बूंद बूंद पानी भी पत्थर पे लगातार टक्कर मारता रहे, इंपैक्ट देता रहे, तो वहां पे वियर होना शुरू होता है, सरफेस वहां पे वियर आउट हो सकता है। तो यहां पे तो बहुत जोर से नोजल टक्कर मारेगा लगातार, तो दैट इज नॉट हेल्दी फॉर दिस हेमिस्फेरिकल शेप। तो सडन इंपैक्ट इसका नुकसान करेगा, इसीलिए सडन इंपैक्ट ना होने के लिए थोड़ा सा इसमें पहला मॉडिफिकेशन किया जाता है। पहला मॉडिफिकेशन ये होता है कि एक हेमिस्फेरिकल ब्लेड मत लो, 2 हेमिस्फेरिकल ब्लेड लो। अच्छा, 2 हेमिस्फेरिकल मतलब जैसे ये बॉल को अगर मैंने 2 हिस्से में कट किया तो ना देयर आर 2 हेमिस्फेरिकल ब्लेड्स। अब ये जो 2 हेमिस्फेरिकल ब्लेड्स हैं गाइस, अब ये 2 हेमिस्फेरिकल ब्लेड्स को अगर मैंने बराबर कैसे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इनको एक ही प्लेन पे ऐसे रखा हूं, ठीक है, इसको मैंने एक ही प्लेन पे ऐसे रखा हुआ है और फिर इसको आपके सामने लेके आया हूं। अगर मैं हल्का सा इसको पकड़ के, ये डिफॉर्म होगा ऐसा मान के चलता हूं, ये रबर है तो ये इलास्टिक है, प्लास्टिक मटेरियल होता है, तो मैं इसको हल्का सा अंदर अगर डिफॉर्म करता चला जाऊं तो देखो पहले जो पॉइंट कांटेक्ट था, नाउ दैट पॉइंट कांटेक्ट विल बिकम लाइक अ लाइन कांटेक्ट, बराबर, मतलब विदाउट अफेक्टिंग दिस सरफेस ऑफ आउटर पार्ट, इधर का और इधर का, मैं सिर्फ उसको ऐसा डिफॉर्म करूंगा कि मैं बराबर ये अंदर वाला पार्ट डिफॉर्म कर लूंगा और मेरा बाहर का सरफेस हेमिस्फेरिकल जो प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहा था मेंटेन करेगा। यहाँ पे बीच में जो पॉइंट कांटेक्ट था, इसको स्क्वीज करने की वजह से अब ये लाइन कांटेक्ट हो गया है।
गाइस ये जो बीच का पार्ट है ये लाइन कॉन्टैक्ट हो जाता है। अब जब आप इसको लाइन कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर दोगे तो आप इसको थोड़ा सा चैम्फर करके पॉइंटेड कर दोगे, तो ये ऐसा बीच में से स्प्लिटर जैसा बन जाएगा। आपको वही चीज अगर इमेजिन करनी है तो जस्ट लुक एट दिस डायग्राम अगेन। ये डायग्राम में देखो बीच में देखो यहाँ पे स्प्लिटर लाइन दिखेगी आपको, बराबर देखो बीच में ऐसे इनके स्प्लिटर लाइन है, मतलब यहाँ पे ये देखो बीचों बीच, या फिर आप ये देखो ये जो बीच का लाइन है स्प्लिटर लाइन है। सर वो रुकता नहीं क्या? रुकता नहीं क्या? इसको रोक सकते हैं, एक सेकेंड। ₹50 वेस्ट कर डाले आपने बॉल काट के। जूना बॉल होगा वो। Just shut up. Weird ball. Okay, guys. दिख रही नहीं स्क्रीन। शांति रखते सब दिखेगा। ओके देखो हम्म। यहाँ पे अगर आपके सामने ये डायग्राम दिख रहा है ये डायग्राम में देखो यहाँ पे बीच में देखो स्प्लिटर लाइन से, देखो ये स्प्लिटर्स लाइन, ये जो स्प्लिटर लाइन है बराबर देखो इनके बीचों बीच में दो कप्स के बीच में ये स्प्लिटर लाइन, ये देखो लाइन दिख रहा है स्प्लिटर लाइन है। ये क्या किया गया है, ये दो हेमिस्फीयर को हल्का सा ऐसा दबा के डिफॉर्म कर दिया गया है, इस तरह से स्प्लिटर लाइन बन जाएगी गाइस। और फिर उसको हल्का सा फिनिश दे दोगे तो वो पता क्या करेगा, वो वहां पे जब वो लाइन दिखाई देगी बीचों बीच तो उस पे जब ऐसा जेट आके गिरेगा तो वो जेट ऐसे आधे में स्प्लिट हो जाएगा, इसलिए वो जेट को स्प्लिट करता है, वो जेट को ऐसे स्प्लिट करता है। आप ये डायग्राम जब देखोगे तो आपको बेटर इमेजिन होगा, जब जेट ऐसे गिरता है तो ये देखो स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग हिस्से में, समझ में आया? सर वो होल क्यों किया है ऊपर? स्प्लिटर लाइन पे तो पूरा फोर्स आएगा ना। हाँ लेकिन स्प्लिटर लाइन एज होने के कारण, एजी होने के कारण वो डाइवर्ट कर देगा। स्प्लिटर लाइन विल बी इन द टैंजेंशियल डायरेक्शन। जैसे अभी मैंने तेरे को बताया था कि अगर पानी डायरेक्ट गिरेगा तो सडन गिरेगा, लेकिन अगर पानी इसके एज पे गिरेगा तो वो स्लाइड हो जाएगा, वैसे स्लाइड हो जाएगा। तो एज क्या करता है, उसको स्प्लिट करता है, मतलब एक डायरेक्शन देता है। समझ में आ रहा है? हाँ फिर ऊपर से काटा क्यों है उसको, ब्लेड को? जितना बताओ उतना समझ में आया? हाँ सर सब बताऊंगा डियर, पूरा शेप बताऊंगा मैं, इतना क्यूरियस नहीं होते, रुकते जरा। ओके गाइस ये हो गया बेसिक शेप जो आपको पता होना चाहिए कि क्यों ऐसा दिखता है ये। ओके सबसे पहले तो दो हेमिस्फीयर होंगे और फिर बीच में एक स्प्लिटर लाइन होगी। स्प्लिटर लाइन क्या करेगी, स्प्लिटर लाइन का काम होता है कि वो जो पॉइंट कॉन्टैक्ट है उसको लाइन कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट कर दे, और वो जब उस पर जेट ऐसा आके गिरेगा तो जेट बराबर आधा ऐसे चला जाएगा, राइट? मतलब जेट ऐसा आएगा और बराबर ऐसे आधे पे बढ़ जाएगा। तो स्प्लिटर का काम होता है जेट को सडन इंपैक्ट से ग्रेजुअल इंपैक्ट में कन्वर्ट करके एक डायरेक्शन देना, वो जेट को टैंजेंशियल डायरेक्शन देता है। आया समझ में? ओके गाइस थोड़ा सा अगर आपको आइडिया एक और डायग्राम से बता सकूं तो स्प्लिटर कैसा होता है बेसिक डायग्राम में देखो। ओके इस डायग्राम में देखोगे तो देखो ये है स्प्लिटर, बराबर जेट गिरा और ऐसे देखो स्प्लिट कर देता है वो जेट को दो हिस्से में, ऐसे डायरेक्शन दे देता है उसको, राइट? और अगर आप डायरेक्ट गिराओगे वहां पे तो वहां पे एक सडन इंपैक्ट होगा और वो सरफेस वेयर आउट हो सकता है। वहीं पे ये क्या करेगा, जेट को एक डायरेक्शन दे देगा, ऐसे डायरेक्शन दे देगा ये सरफेस के ऊपर। ये सरफेस को जितना तुम पॉइंटेड रखोगे उतना वो सडन इंपैक्ट नहीं लेगा, सिर्फ डायरेक्शन देने का काम करेगा। ऑब्वियसली इट हैज टू बी स्ट्रांग इनफ। ओके चलो गाइस इतना अगर समझ में आ गया तो आपको स्प्लिटर का फंक्शन समझ गया है। पहला पार्ट मैंने क्या बताया, ये हेमिस्फेरिकल शेप से दो हेमिस्फेरिकल बॉल से बनता है। दूसरा इनको ऐसा डिफॉर्म किया जाता है कि बीच में एक स्प्लिटर लाइन होता है। क्या इतनी बात दिमाग में गई? हाँ सर। ओके नाउ इमेजिन, अब इमेजिन करो ये ऐसा ओरिएंटेशन है जहां पे बीच में स्प्लिटर लाइन है और दोनों एक ही प्लेन में है। दोनों बॉल कैसे हैं, एक ही प्लेन में है, मतलब अगर मैं पेपर रखूं तो पेपर बराबर फ्लैट ऐसा हो जाएगा। अब इमेजिन करो एक व्हील, अब इमेजिन करो एक व्हील। ओके ये व्हील अगर आपके सामने लेके आओ तो व्हील ऐसा रहेगा, व्हील ऐसा रहेगा, उसके सामने ये बकेट ऐसा रहेगा। ओके ये दोनों बकेट ऐसे रहेंगे। तो मैं आपको एक ही दिखाता हूं। यहाँ पे मान लो ये बकेट ऐसा है और यहाँ पे इसके पीछे एक बकेट सॉरी प्रीसीडिंग बकेट ऐसा है। अब इमेजिन कर लो ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है? इमेजिन कर लो ये ऐसे ऊपर जाएगा। नाउ टेल मी वन थिंग, हेमिस्फेरिकल में अगर पानी ऐसे टक्कर मारेगा, बीच में अगर टक्कर मारेगा तो टक्कर मार के जो पानी रिवर्स जाएगा
रिवर्स जाएगा। वो कैसा होता है, मतलब वो बराबर इस पे गिरेगा और दूसरा लाइन ऐसे और ऐसे ऊपर चला जाएगा, बराबर बराबर ऐसे और ऐसे ऊपर निकल जाएगा, बराबर। हाँ सर। हाँ मतलब बराबर 180 डिग्री फ्लिप मारेगा, बराबर 180 डिग्री, मतलब ये अगर 0 डिग्री है तो 180 डिग्री से घूम के चला जाएगा, बराबर। हाँ ओके अच्छा, अगर इमेजिन कर लो ये बकेट पे जेट ने, ये बकेट अभी सेंटर पे है, ये आपका व्हील है, जेट ने ऐसे टक्कर मारी, तो जेट जैसे टक्कर मारेगा तो पानी ऐसे निकल के बराबर 180 डिग्री पे पीछे जाएगा। अच्छा, ये तो ऐसे चला जाएगा, लेकिन वो जो पानी ऐसे जाता रहेगा वो पीछे वाले को ऐसे पीछे टक्कर मारेगा। हाँ हाँ मतलब ये दो बकेट अगर ऐसे इमेजिन कर लो सीरीज में है, ये ऐसे ऐसे जाने वाले हैं, तो जब इसका पानी टक्कर मार के ऐसे जाएगा, जैसे कि अपने एक भाई ने बोला था कि वो बराबर 180 डिग्री में आया, शुरुआत में भाई ने बोला था ना, जैसे पानी ऐसे टक्कर मारा तो ये ऐसे चला जाएगा, तो वो पानी जो 180 डिग्री पे वापिस जा रहा है वो इस प्रीसीडिंग बकेट के लिए जो यहां पे है, जो उसको सक्सीड कर लेगा, यहां से आके यहां पे आएगा, उसके लिए रिटार्डिंग फोर्स का काम करेगा। मतलब जेट इधर से टक्कर मार रहा है और इसका पानी जो रिवर्स है वो इस पे से टक्कर मार रहा है, तो ये जितनी जोर से जाना चाहिए उतनी जोर से नहीं जाएगा, थोड़ा स्लो जाएगा, एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में? हाँ अच्छा सर। इसका ड्रॉबैक आप दूर कर सकते हो। देखो जैसे ये बकेट अगर ऐसा शेप में है, इस टाइम पे अगर हम इस एंगल को 180 डिग्री बोले, अगर हम इस एंगल को ऐसे 180 डिग्री बोले, ओके, अब आपके सामने मैंने बराबर ये बकेट रखा हुआ है, अभी इसमें क्या होगा, इसमें पानी क्या हो रहा था, इसमें पानी बराबर ऐसे टक्कर खा के बराबर ऐसे और ऐसे ऊपर निकल के जा रहा था। इफ यू रियली वांट टू इमेजिन, पानी ऐसे जेट से ऐसा आ रहा था और रिवर्स बराबर ऐसे और ऐसे जा रहा था इन दोनों तरफ से, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको हल्का सा ना मॉडिफाई क्या करूंगा, मैं इसको हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दूंगा। अगर ऐसे रखने की जगह मैं ऐसा ऐसा टिल्ट कर दूं, ओके, इसको टिल्टिंग एंगल बोल सकते हैं या फिर ब्लेड एंगल बोल सकते हैं। मतलब ये जो ब्लेड एंगल पहले ऐसा था, अब ये ब्लेड एंगल को मैंने हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया है 15 डिग्री से। जब मैं इसको 15 डिग्री ऐसा कर दूंगा तो ऐसा होता है कि यहां पर जो पहले वो 180 डिग्री बना रहा था, अब नीचे से अगर देखोगे ये लाइन और ये लाइन तो लगभग 160 या 165 डिग्री बनाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? हाँ समझा समझा। अभी जो ये 180 डिग्री है, अगर मैं ऐसे देखूं एंगल, तो अब ये एंगल लगभग 160 या 165 डिग्री हो जाता है। कौन से दो लाइन का एंगल बोल रहा हूं मैं? ये लाइन और ये लाइन के बीच का नीचे वाला एंगल। ओके ओके गाइस, इससे क्या होगा, इससे जो पानी ऐसे टक्कर मार के सीधा वर्टिकल जा रहा था, अब हल्का सा टिल्टिंग होने के कारण वो पानी ऐसे टक्कर मारेगा और ऐसे निकल के जाएगा। तो होगा क्या, जो ये बकेट में पानी ऐसे आके बराबर ऐसे पीछू जा रहा था और प्रीसीडिंग वाले को टक्कर मार रहा था, अब ऐसा होगा कि मैं वो आपके सामने लेके आऊं। अगर आपके सामने लेके आऊं, पहले क्या हो रहा था, पानी ऐसे आके बराबर ऐसे जा रहा था, इसके कारण जो पीछे से आ रहा था उसको टक्कर बैठ रही थी। लेकिन अब क्या होगा, अब पानी ऐसे आके ऐसे निकल के जाएगा। जब ऐसे निकल के चला जाएगा तो प्रीसीडिंग बकेट को वो रिटार्डिंग फोर्स नहीं मिलेगा। समझ में? इसलिए दो बकेट यूज करना पड़ता है, एक बकेट में ये फायदा नहीं होता। दो बकेट अगर होते तो हल्का सा टेढ़ा कर दो तो उससे पानी ऐसे निकल के चला जाएगा। इसलिए बीच में ब्लेड एंगल होता है, उसे स्प्लिटर एंगल भी बोलते हैं, बकेट एंगल भी बोलते हैं, या सिंपली टिल्टिंग एंगल भी बोलते हैं। ओके, ये लगभग मतलब रिटार्डेशन होना नहीं चाहिए। हाँ, तो उसकी फायदा जरूरत क्या नहीं हुआ, क्या? तूने जो पूरा फोर्स दिया एक बकेट को, वो बकेट पूरा फोर्स ले रहा है, ये तेरे हेमिस्फेरिकल का फायदा हो गया तुझे। लेकिन अब उसका ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये है कि तूने इसको मारा, इस चक्कर में इसने जब एकदम इसी डायरेक्शन में फेंक दिया तो जो दूसरा वाला आ रहा था उसको पीछे से धक्का गया था, धप्पा बोल सकते हैं, वो धप्पा उसको नहीं चाहिए था। वो बोलता हो भाई क्या कर रहे हैं, अपना ही नुकसान करके ले आप, क्योंकि मुझे अगर रिटार्डिंग मिलेगा मतलब पूरे व्हील को रिटार्डेशन मिलेगा। हाँ, तो वो बचने के लिए ये जो ऐसे था इसको हल्का सा टिल्ट कर दिया जाता है। ओके, ये हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया जाता है, इससे पानी ऐसे पे जाता है। ओके गाइस, बेसिक आइडिया आ गया कि ब्लेड एंगल किस तरह से बनाया जाता है इसमें। अब आते हैं बाकी के शेप। बॉल खराब कर दिया, क्या डियर? छोटे बच्चों का बॉल खराब कर दिया। उसको क्रिकेट खेलना होगा सर, आपने उसको बॉल खराब कर दिया। अभी इतने क्या तो जेट मार के बताते प्रैक्टिकल। जेम्स का बॉल लाया होता, वो जेम्स का 30 रुपए का सर, जेम्स भी खा लेते, पार्क में पड़ी हुई है सर, हमारे खा लेते और सिखाते भी। बस सर, एक्सपेक्टेशंस क्या ये है क्या कि वो मतलब रिटार्ड नहीं होना चाहिए?
हाँ ओके, तो सर उसमें लॉस होता है क्या? मतलब सर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हाँ, तुझे मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, गाड़ी ने ऐसे घूमना चाहिए और फिर कोई आके तेरे को इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, तो हाँ, उसमें फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है। हाँ, तो ब्लेड व्हील ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन उसी का पानी उल्टे डायरेक्शन में टक्कर देके उसको ऐसा घुमाना चाहेगा, तो नुकसान होगा ना अपना। तभी तो उसको रिटार्डिंग फोर्स बोलते हैं, तभी तो उसको ब्रेकिंग फोर्स बोलते हैं। तो सर हम उसको पूरा 0 ही कर देते हैं। जीरो कैसे करोगे? कर सकते मतलब हैं, सर बस उसका हम तो डायरेक्शन पूरा बदल ही कम सकते हैं कर ना। दिया ना, मतलब वो रिटार्ड भाई, होगा ही नहीं। हाँ, अब वो रिटार्डिंग होगा ही नहीं, अब वो हाँ, रिटार्डिंग होगा ही नहीं। मतलब अब ये यहाँ पे आएगा तो उसको पीछे से कोई टक्कर नहीं मारेगा, इसको सिर्फ नोजल का टक्कर मिलेगा और ये चुपचाप ऐसा जाके घूमता रहेगा। ओके, अच्छा। सर वहाँ पे नीचे नीचे तो पानी जमा हो जाएगा ना पूरा। सत्यम भाई बोलते हैं स्प्लिटर क्यों यूज कर रहे हैं? स्प्लिटर यूज कर रहे हैं ताकि पानी को एक डायरेक्शन मिले, पानी को डायरेक्शन भी मिलेगा और साथ ही साथ पानी सडनली वहां पे बकेट के ऊपर टक्कर नहीं मारेगा। सडन टक्कर विल लीड टू ब्रेकेज ऑफ द बकेट विथ टाइम। किसी पे लगातार पानी मारते रहोगे तो समय के साथ वो वियर हो सकता है ना डियर। स्प्लिटर वेयर नहीं होगा सर? क्या डियर? स्प्लिटर वेयर नहीं होगा क्या? स्प्लिटर वियर होगा, लेकिन स्प्लिटर के मुकाबले इसमें सीधा होल पड़ जाएगा। स्प्लिटर एक डायरेक्शन पे है, तो वो पानी को एक एंगल पे लेगा बराबर। वो एकदम पॉइंटेड होने के कारण वो पानी को बराबर ऐसे बांट देगा, जैसे चाकू होता है ना, चाकू। अब तू बोलेगा चाकू से फल काटेंगे तो चाकू वियर नहीं होगा। चाकू वियर होगा, तो चाकू ऐसा डिजाइन करेंगे आप, लेकिन चाकू पे एक लाइन कांटेक्ट होता है। और लाइन कांटेक्ट, तू किसी पे उंगली से टक्कर मार, किसी पे हाथ से टक्कर मार, आवाज में फर्क आता है कि नहीं आता है? आता है। तो उंगली विल बी लाइक अ वेरी पॉइंट कांटेक्ट एंड हाथ विल बी लाइक अ सरफेस एरिया कांटेक्ट। जब वो जेट पूरा सरफेस पे मारेगा तो ज्यादा नुकसान करेगा, और खाली लाइन पे मारेगा तो कम नुकसान करेगा। आया? और उसके अलावा स्प्लिटर का एक और फायदा है, स्प्लिटर एक डायरेक्शन देता है, ग्रेजुअली पानी को टर्न करने देता है। नहीं तो डायरेक्ट बीच में टक्कर मारने के कारण कुछ पानी डायरेक्ट पीछे रिवर्स भी आ सकता है, बिकॉज न्यूटन का थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना जोर से जाएगा उतना जोर से पीछे भी आ जाएगा। वो थोड़ी बोलेगा कि मेरे को सरफेस को फॉलो करना है। सरफेस को फॉलो करवाना बहुत जरूरी है, कांटेक्ट ज्यादा देर तक बनाए रखना बहुत जरूरी है, और उसमें स्प्लिटर हेल्प करता है। बराबर। ओके सर आगे सर राहुल भाई, हाँ बोल भाई। हेमिस्फेरिकल में थीटा लिविंग 0 रहता है ना। हाँ, अब अगर आपने टिल्टिंग किया तो उसमें थीटा अलग आएगा ना फिर। हाँ, 0 की जगह पे 10-15 डिग्री हो जाता है, 15 डिग्री तक होता फिर है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? रो ए वी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, वो थीटा रहेगा ना। हाँ, थीटा विल बी 15 डिग्री। ओके, तो इट वोंट बी 0 एनीमोर, इट विल बी 15 डिग्री, क्योंकि 0 रखने पे नुकसान था। 0 रखने पे वो अपना ही बकेट दूसरे बकेट को रोक रहा था। बराबर? सर इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ लिख के दिया था क्या आपने? नहीं दिया, मैं सिर्फ लिखा था नाम चेंज कर रखो। ओके गाइस, ये हो गया स्प्लिटर के बारे में, ये हो गया हेमिस्फेरिकल शेप को टिल्ट करने के बारे में। नेक्स्ट कम्स टू डिफरेंट टर्म्स, जहां पे जो अभी आपको समझना पड़ेगा कि देखो ये स्पेरिकल शेप है। ओके, ये स्पेरिकल शेप में जब यहाँ पे टक्कर होगी तो यहाँ पे तो हर तरफ से पानी ऐसे जाएगा ना। मतलब अगर तुम इमेजिन करो, अगर जेट यहाँ पे ऐसे टक्कर मार रहा है, वो तो हर एज से अगर ये एज देखो, इस एज से भी ऐसे जाएगा, इस एज से भी ऐसे जाएगा, इधर से भी और इधर से भी, हर एज से जाएगा। मतलब अगर तुम ये दोनों शेप को देखो तो ये दोनों शेप में अभी बीच में तुमने लाइन फ्लैट ऑलमोस्ट किया है, लेकिन आप पूरा ही फ्लैट नहीं करोगे इसको। मतलब आप इसको इतना फ्लैट नहीं कर दोगे कि ये आधा ही बचेगा और ये आधा ही बचेगा, इतना भी फ्लैट नहीं किया जाएगा। तो आप यहां पे एक चीज देखोगे कि अगर आप उतना भी फ्लैट कर दो, मान लो अगर लिटरली अगर आप आधे पे भी लेके आ जाते हो बीच में स्प्लिटर लाइन रखते हुए, तो आपके इसको टिल्ट करने के कारण अभी ध्यान से इमेजिन करना, ये दोनों ही बॉल अगर सामने सामने हैं, तो आप अगर इसको टिल्ट करते हो, ध्यान से देखो, इसको अगर आप टिल्ट करते हो तो टिल्टिंग में यहां वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, राइट, यहां वाला तो डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन जो ऊपर एंड बॉटम है, अपर एंड बॉटम है,
अपर बॉटम डाइवर्ट थोड़ी होएगा, अपर बॉटम तो अभी भी ऐसा ही तीर मारेगा। नहीं सर, होगा ना थोड़ा। बहुत क्या कम बोला होगा सर ना। आपने? हाँ फिर से क्या बोला सर, एक बार? आप इमेजिन करो कि अगर आप इसको ऐसे टिल्ट करते हो तो खाली आप अभी सेंटर के पार्ट्स इमेजिन करो, एकदम सेंटर के पास इमेजिन करो। आप अगर इसको अगर ऐसे टिल्ट करते हो, कैसा, इसको अगर आप ऐसे लेके ऐसे टिल्ट करते हो तो यहां वाला और यहां वाला तो दूर चला जाएगा, लेकिन ये इधर का एरिया जो रहेगा इसका अभी भी पार्ट सीधा ही जाएगा, वो सीधा ही जाएगा, लगभग सीधा ही जाएगा, क्योंकि तुम्हारा टिल्टिंग इज इन दिस प्लेन, टिल्टिंग इज इन दिस प्लेन, तो सिर्फ ये इसको और इसको डाइवर्ट करेगा। ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये तो अभी भी सीधा ही मारेगा, मतलब ये अभी भी काइंड ऑफ रिटार्डेशन फोर्स ही पीछे देगा, उसका कोई चारा नहीं है, क्योंकि आप इसको एक ही प्लेन में टिल्ट कर सकते हो, इसको आप ऐसे एक ही प्लेन में टिल्ट कर सकते हो, आप इसको ऐसे पे टिल्ट नहीं कर सकते हो। तो उसका एक ही ऑप्शन होता है, यहां से ऊपर से और नीचे से काट दो, मतलब आप इसको ऊपर से और नीचे से कट कर दो। जब आप ऐसे ऊपर से नीचे से, मतलब यहां से और ऊपर से कट कर दो, ऊपर आप माउंटिंग के लिए यूज कर लो और नीचे कटा रहने दो, उसको नॉच बोलते हैं, इसलिए नीचे कटा हुआ रहता है वो, इसलिए यहाँ पे वो नॉच रहता है, क्योंकि वो नॉच, इसलिए वो नॉच क्या करेगा, अब वो नॉच ऐसे जाने नहीं देगा पानी को, नॉच ऐसे पानी को जाने नहीं देगा, वहां से सीधा पानी नीचे ही गिर जाएगा, वहां से सीधा पानी नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहेगा? कड़क कड़क बॉल चिपका दे वापस, बच्चे को खेलने के लिए देते हैं अब। फेविकॉल से। फेविस्टिक। एक बार आप लास्ट टाइम देख लो गाइस, और कुछ बातें बता। देखो नॉच के मल्टीपर्पज फायदे हैं, ओके, नॉच के मल्टीपर्पज फायदे हैं, लेकिन ये पहला जो फायदा होता है इसका यही होता है कि देखो यहाँ पे जो ये कट किया हुआ है नॉच, ये जो कट किया, इसको प्ले अगर किया मैंने तो आप देखो नॉच जो होता है, नॉच में से फायदा ये होता है कि नॉच भी इस तरफ का पहले तो जेट रोक देता है, प्लस वो डायरेक्टली पानी को टेल रेस की तरफ डाइवर्ट कर देता है, डायरेक्टली टेल रेस की तरफ डाइवर्ट कर देता है। ओके, नॉच का एक और फायदा ये होता है कि जो जेट होता है, अगर आप ये दिमाग में इमेजिन कर पाए तो, जेट जो होता है इसमें ये देखो ये ऐसा इमेजिन करो, ये ऐसे जा रहा है, तो जेट कैसा है, जेट इसको जब टक्कर मारता रहता है, जेट जब इसको टक्कर मारता रहता है तो ये यहां से ये जगह बनाएगा, जैसे ये निकलेगा ये कांटेक्ट बनाएगा, तो नॉच कहीं ना कहीं वैसे भी काम में नहीं आ रहा था, क्योंकि जेट जो था वो ऑलरेडी इसके साथ कांटेक्ट बना ले रहा था, इसके साथ कांटेक्ट बना ले रहा था, तो वो नॉच खाली यहां से पानी को उल्टा करके, ऐसे पानी उल्टा करके नॉच वाला हिस्सा इसी को टक्कर मार रहा था, तो वो पानी सीधा नीचे बह जाता है। ओके, अच्छा, नॉच के और भी कुछ फायदे हैं, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए काफी इतना है। आपको कुछ भी डाउट है तो पूछते, जितना मैंने बताया उसमें, और जितने भी क्वेश्चन रेज हुए थे, जितने भी बातें हुई थी, आई होप मैंने अभी तक सारी बातें कर ली हैं, और इसके साथ में सारे आपके डाउट क्लियर होने चाहिए। फिर भी नहीं हुआ तो पूछते। अगर सिंगल बकेट यूज करना है तो? सिंगल बकेट यूज करना है तो एक ही बकेट में आपको स्प्लिटर बना के उसको टिल्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए सिंगल बकेट कभी यूज नहीं होता है। सर आपको ये ऐसे डिफॉर्म करना ही पड़ेगा, मतलब ये ऐसे खींचना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी ऐसे जाएगा, पानी ने ऐसे जाना चाहिए, राइट? तो आप हेमिस्फेरिकल पूरा यूज नहीं कर सकते। बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता होगा ना सर? क्या डे? बहुत बड़े पैमाने पे यूज होता होगा ना, मतलब डैम पे बहुत बड़े बड़े बकेट, बहुत बड़े बड़ा होगा ना सब? हाँ, बहुत बड़ा होता है ये बकेट, इतना बड़ा होता है कि आपके बिस्तर से बड़ा एक बकेट होता है। आपका जो बेड होता है उससे बड़ा एक बकेट होता है, इतना बड़ा होता है। सर ये सर वो लास्ट वाला होता है ना, नोजल का कहाँ पे यूज होता है वो बताया था ना। नोजल का कहाँ यूज होता है? तो ये नोजल तेजस को उस बकेट में बैठ के घूमने का है सर, तेजस को। महादेव भाई क्या पूछ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। नॉच बोल रहे हो सर? नॉच सर वो नॉच सॉरी, नॉच कहाँ पे, ये लास्ट वाला बताया था ना, वो बताओ वापिस नॉच के बारे में। आपने बोला नहीं क्या कि नॉच से पानी गिर जाता है ऐसा? हाँ देख, अभी तुझे अगर लास्ट इमेजिन करना है तो डायग्राम देखते देखते इमेजिन कर, मैं बताता हूँ, ध्यान से देख। अभी तुझे समझ में आना चाहिए कि जो नोजल है, ये नोजल बकेट को जब भी टक्कर मारेगा, नोजल जो ये
बकेट को टक्कर मारेगा, इमेजिन कर नोजल ऐसे टक्कर मारी, ओके, नोजल ऐसे टक्कर मारी, तो ये इधर से भी तो पानी ऐसा उल्टा जाएगा ना, ऐसा इधर से भी तो पानी ऐसा उल्टा ही जाएगा, बराबर, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी जाएगा, मतलब दोनों तरफ जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप कहीं ना कहीं अगर ये एरिया कट कर दो तो यहां से पानी थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाएगा, मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस इट विल गो डायरेक्टली नीचे की तरफ, तो वो ऐसे ना जाके नीचे चला जाएगा अगर आप नॉच बना देते हो तो। ऐसा समझ में? हाँ सर। हाँ, क्यों? सर, क्योंकि ऐसे जाएगा तो इधर से आने वाले बकेट को वो टक्कर मारेगा, तो बकेट को ब्रेक लगेगा, नहीं रुकना चाहिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। सर हमने वो मतलब एंगल वो बनाया था नीचे ना। आप मतलब नीचे आप ये नीचे खोल रहे हो। ओके सर यस यस सर हम वो एंगल चेंज करते हैं क्योंकि पानी साइड में से निकल जाए, अगली वाली बकेट को पीछे से पानी ना लग जाए, बराबर इसलिए हम एंगल करते हैं ना। बराबर तो ऑब्वियसली वो जो नोजल से पानी आता है उसका स्पीड बहुत ज्यादा होगा, तो वो जब स्प्लिटर पे लगता है तो जो हमने एंगल बना दिया उससे वो बाजू में निकल जाता है। बराबर। तो इतनी ज्यादा स्पीड में वो नॉच की तरफ कैसे जाएगा सर? मतलब तो वो तो एंगल पकड़ के निकल जाएगा ना साइड से, तो नॉच से कैसे पानी जाएगा? नॉच में जेट नहीं घुस रहा है, जेट नॉच में नहीं जाता है। हाँ सर। जब भी पानी स्प्लिटर पे टक्कर मारता है तो हर तरफ जाएगा ना, हर तरफ जाएगा ना, हर तरफ जाएगा ना। हाँ सर हाँ। तो वो नॉच के वजह से ऐसा पानी नहीं जाएगा, नॉच की वजह से ऐसा पानी जाएगा। अगर वो ऐसा चला जाएगा तो पीछे वाले बकेट को तकलीफ होगी, अगर वो डायरेक्टली ऐसे चला गया तो नॉच ने उसको क्या किया, डायरेक्टली नीचे धक्का दे दिया। नॉच होने का मतलब है वहां पे कुछ है नहीं डायरेक्शन देने को ऐसा जाने के लिए, तो वो पानी जितना सरफेस पाएगा उतनी में से खटाक से नीचे गिर जाएगा, और वो नीचे गिरने के कारण ये वाला फोर्स नहीं बनेगा, समझा? मतलब नीचे वाले साइड से जो पानी पीछे आएगा वो नॉच की तरफ से निकल जाएगा। बराबर, ठीक है सर। समझा? हाँ सर। ओके हरि भाई क्या बोलते हैं? सर सिंगल बकेट यूज करके बकेट के टॉप पे वाटर हिट कर सकते ना, बकेट के एंड के पार्ट को डाइवर्ट टेल। भाई इतना नहीं पढ़ने वाला मैं, इतना बड़ा मैसेज। हरि भाई आपका माइक नहीं चल रहा क्या? पर सर टॉप में तो नॉच नहीं है, टॉप में नॉच नहीं है, टॉप में माउंटिंग है, तो वो भी कट किया हुआ पार्ट रहता है, उधर से बकेट को माउंट किया हुआ रहता है। ओके आप अगर ध्यान से देखो तो जो कर्व नहीं रहता क्या सर? क्या डियर? जो माउंटेड है वो कर्व नहीं होता क्या? जहां पे माउंट किया हुआ है देखो वहां पे भी काइंड ऑफ नॉच जैसा शेप दिया रहता है, और वहां पे माउंटिंग बना दिया जाता है, तो वो भी डायरेक्शन नहीं देता है, मतलब वो फ्लैट सरफेस की तरह ही रहता है। दिख रहा है क्या? फ्लैट होता है ना सर, वहां पे कर्व नहीं होता। एंड वैसे भी बकेट के तरफ जाने लायक उतना डायमीटर भी वहां पे नहीं रहता है, जो धक्का खाएगा, मतलब अगर आप इमेजिन करो ये ऐसे आएगा तो यहां से मोमेंटम के हिसाब से ये पानी वैसे भी ऊपर ही निकल के जाएगा। ओके ये ऊपर ही निकल के जाएगा, प्लस यहां पर भी कट किया ही रहता है माउंटिंग बनाने के लिए, तो कट होने के कारण देयर इज नो सरफेस टू गेट टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके ऐसा इमेजिन करो कि जैसा नॉच नीचे है वैसा ही लगभग ऊपर कट करके माउंटिंग बनाया जाता है, और वो माउंटिंग हेमिस्फेरिकल शेप का नहीं होता है, इसलिए उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नहीं मिलता। श्रीनिवास भाई आप जरा ये 3D वीडियो देखो ना, इसमें दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये देखो इसमें आप ध्यान से देखो, इसमें नॉच नीचे देखो बनाया हुआ है, राइट? देखो ये नॉच है, नॉच देखो कट किया हुआ है। आगे बढ़े अभी? हाँ आगे बढ़ते। बच्चा लोग ये जो बातें थी, ये बकेट कैसा दिखता उसके बारे में है, ये जो भी मैंने बातें कही है ये सब थ्योरी में पूछा जाता है, ये सब कुछ थ्योरी में लिखना पड़ता है। दो हेमिस्फेरिकल कप से बना हुआ है, बीच में स्प्लिटर लाइन होता है, एंगल ऑफ टिल्टिंग होता है, नॉच होता है, ये पांचों चीज आपको पता होना चाहिए। हेमिस्फेरिकल कप्स, स्प्लिटर लाइन, एंगल ऑफ टिल्ट, राइट, नॉच। समझ में आई बात इतनी सभी लोगों को?
हाँ अभी छोड़ रहे अभी। जयेश भाई बोलते एक से ज्यादा नोजल हो सकता है क्या? हाँ, नोजल होते हैं। इनफैक्ट आपको न्यूमेरिकल भी है मल्टी नोजल का, और जो मैंने आपको वीडियो दिखाया एनिमेटेड वो भी, उसमें भी 2 नोजल थे, तो एक से ज्यादा नोजल होते हैं। वी डोंट पॉडल है। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। गाइस अभी ध्यान से सुनना, ओके? ट्रायंगल के लिए कुछ बातें समझना। इमेजिन कर लो ये आपका जो बकेट है, ओके? इमेजिन करो ये आपका जो बकेट है, इस बकेट को आपको कट करना है। कट कैसे करना है? उसके लिए ये लाइन बराबर इनके बीच से जाएगी। ऐसे इमेजिन करो, बराबर ऐसे बीच से लाइन ऐसे कट करोगे। जब आप इसको बराबर ऐसे बीच में से ऐसे कट करोगे तो ऊपर से देखने का, इधर से टॉप व्यू से, तो ये रहा वो आपका बकेट। इधर से उस पर जेट टक्कर मारेगा। मैंने उसको कैसा कट किया? मैंने बराबर इधर से पूरा कट किया है, और ट्रायंगल आप टॉप व्यू में देखेंगे। तो जब आपका ट्रायंगल बनेगा, वो ट्रायंगल कहां पे बनेगा? जो कट सेक्शन प्लेन है ना, कट सेक्शन प्लेन, उसमें बनेगा। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इधर से ऐसे फ्लो होते हुए इस प्लेन में बनेगा। मतलब अगर आपको ट्रायंगल देखना है इस बकेट का, तो आपको टॉप व्यू से देखना पड़ेगा। बातें समझ में आई? सर वापस नहीं समझा। ओके, करके बताते उसको। मैं बोर्ड पे आगे का सिखाने वाला हूं, उसके पहले हाँ बराबर। गाइस, बकेट है, बकेट को ऐसे इमेजिन करो, ये व्हील है पूरा, इस व्हील पे ये लोअर मोस्ट बकेट है। लोअर मोस्ट बकेट पे जो जेट टक्कर मार रहा है वो ऐसा हॉरिजॉन्टल टक्कर मार रहा है। तो ट्रायंगल आप कैसा देखोगे? दिमाग कई लोगों का चलता है कि ट्रायंगल वो इस प्लेन पे देखेंगे। नहीं, ट्रायंगल इस प्लेन पे नहीं आने वाला, क्योंकि इस प्लेन पे ऐसे और ऐसे तो पानी का डायरेक्शन एनालाइज ही नहीं किया गया है। इनफैक्ट इस प्लेन में और इस प्लेन में पानी उतना एंगुलर ट्रैवल करता ही नहीं है। पानी जो मैक्सिमम एंगुलर ट्रैवल करता है या मैक्सिमम सरफेस एरिया ट्रैवल करता है वो इस प्लेन में करता है। तो जो ट्रायंगल बनता है, ओके, जो ट्रायंगल बनता है वो इस प्लेन में बनता है। इस प्लेन में बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये यहां से ऐसे कट करना पड़ेगा इसको, बकेट को। आप जब यहां से बकेट को कट करोगे, जब आप ऐसे बकेट को कैसे यहां से बराबर ऐसे कट करोगे, तो ऊपर से आपको बकेट ऐसा शेप का दिखाई देगा। आपका जो जेट रहेगा वो जेट यहां से टक्कर मारेगा और जेट इधर और इधर आउटलेट बनेगा। तो ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन। अब इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉप व्यू। तो अगर आप ऐसे टक्कर मारोगे तो या तो आप ऊपर आउटलेट ट्रायंगल बना सकते हैं या तो नीचे आउटलेट ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि जो स्प्लिटर है, स्प्लिटर डायरेक्शन ऐसे देता है फ्लूइड को। स्प्लिटर हॉरिजॉन्टल है, राइट? स्प्लिटर क्या करेगा? पानी को इस प्लेन में डायरेक्शन देगा, तो आउटलेट इस प्लेन में आएगा। समझ में आया क्या? सर हाँ सर। मतलब जेट का कुछ हिस्सा और बकेट का कुछ हिस्सा मिलाकर ट्रायंगल दिखेगा क्या वो ऊपर से देखेंगे तो? मतलब जेट का कुछ और बकेट का कुछ हिस्सा मिलाकर ट्रायंगल दिखेगा क्या ऊपर से देखने पर? महादेव भाई बोलते हैं कि ऊपर नॉच क्यों नहीं बनाते, बताते ना। बताते आप। ऊपर नॉच जैसा स्ट्रक्चर होता है डियर, बस वहां पे उस नॉच के पास में माउंटिंग बना दिया जाता है, क्योंकि आपको वो बकेट को व्हील को भी अटैच करना है ना। आप अगर वहां पे खड्डा रखोगे तो ज्वाइन कैसे करो? हवा में तो बकेट नहीं रहेगा ना। तो वो जो खड्डा है, खड्डे का काम है कि खड्डा शुड नॉट डायरेक्ट, अगर खड्डा नहीं होता तो पानी कैसा जाता? पानी का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाता। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऊपर भी नॉच बना दूंगा, नीचे भी नॉच बना दूंगा, बस ऊपर के नॉच पे माउंटिंग लगा दूंगा। नॉच करने के कारण वो अब हेमिस्फेरिकल शेप नहीं है, तो पानी अब ऐसा नहीं जाएगा। डायरेक्ट माउंटिंग लगा दूंगा और वहां पे वही काम करेगा, राइट? आया समझ में इतना? सर दिखेंगे ना? हाँ, आप दिखाई नहीं दे रहे। गाइस आवाज आ रही क्लियर एकदम? एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। अच्छा एक बात समझो, आप लोगों को बेसिक आइडिया हो गया रहेगा कि बकेट दिखता कैसा है, ओके? बकेट का शेप का भी आपको बेसिक आइडिया हो चुका है। बकेट के लिए हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ओके? अब ये ट्रायंगल कैसा रहेगा उसके लिए मैंने आपको बता दिया हेमिस्फेरिकल कप्स कैसा दिखता है। अब ध्यान से कुछ बातें समझना प्लेन के हिसाब से, ओके? ध्यान दो। शर्ट में डालते ना माइक, गले में पहनते डोरी डाल के लटकाते। बातें नहीं करो, सुनो। आपको इतना तो समझ में आवाज कम आ रहा है, आवाज कम। माइक को ठीक है। बात नहीं कर सकता, अभी सुन ट्रायंगल बनाने का। जोर से आप लोगों बोल को बता, एक मिनट, आपको इतना समझ में आया कि जेट यहां से आ रहा है, बीच में ऐसा स्प्लिटर लाइन रहेगा, ओके? बीच में ऐसा स्प्लिटर लाइन रहेगा,
तो जेट जब इधर से ऐसा आएगा तो इट विल गेट डाइवर्टेड इनटू टू हाफ्स, ओके, इट विल गेट डाइवर्टेड इनटू टू हाफ्स। तो जेट ऐसा डायरेक्शन, स्प्लिटर का काम क्या, ऐसा डायरेक्शन ही देना है उसको। तो डायरेक्शन इस प्लेन में हो रहा है, मतलब अगर आप ऊपर से देखोगे तो जो डाइवर्जन मेन है वो इस प्लेन में हो रहा है, और ये रहेगा वो कर्वेचर जिसपे से वो फ्लो ऐसे निकल के चला जाएगा। तो जेट ऐसा आता, स्प्लिट होता और चला जाता। आपको ट्रायंगल बनाने के लिए टॉप व्यू से देखना पड़ेगा, आपको ट्रायंगल बनाने के लिए टॉप व्यू से देखना पड़ेगा। टॉप व्यू से अगर आप देखोगे, टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको जो ब्लेड दिखाई देगा गाइस, ब्लेड कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये रहेगा आपका ब्लेड, ओके, ये रहेगा वो ब्लेड जो आप टॉप व्यू से देखोगे। ये रहेगा वो स्प्लिटर एंगल, ओके, ये रहेगा वो स्प्लिटर एंगल, और ये आपका आउटर कर्वेचर है, ये आपका आउटर कर्वेचर। ये कहां से देखा आपने, टॉप व्यू से देखा। जेट इधर से टक्कर मार रहा है, यहां से जेट आएगा, ये रहेगा आपका जेट, ओके, ये रहेगा जेट, और ये रहेगा ब्लेड। ब्लेड ऐसे यहां से आगे जाता हुआ रहेगा। ये कैसे देखा आपने, ये सामने ऐसा आपका टॉप व्यू, तो इसको मैंने ऐसा लाया, ठीक है, ये ऐसा आपके सामने लेके आया हूं। मेरे को बकेट कैसा दिख रहा है, बीच में ऐसा स्प्लिटर लाइन है और ये ऐसा बकेट है। जेट ऐसे टक्कर मारा और ऐसे निकल के चला गया। मैंने टॉप व्यू से चीजें बनाने के लिए बीच में एक सेक्शन व्यू मारा है, बीच में एक सेक्शन व्यू मारा है। ये वो हैच लाइन जो है सेक्शन व्यू है। कैसा था, बीच में स्प्लिटर फिर ये ब्लेड था ना, तो कट करने के बाद में जो मुझे दिखाई देगा वो ऐसा कुछ शेप दिखाई देगा, और ये मैंने यहाँ पे ऐसा चिपका दिया। ये रहा हुआ आपका ऐसा ब्लेड, समझ में आया? मस्त। ओके गाइस, ये जेट है, ये ब्लेड है। इनलेट एंड आउटलेट एक ही प्लेन में है, समझा? ये देखो ऐसा बकेट है ना, तो जेट आउटलेट, बकेट कैसा है, बकेट ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो ये जो बकेट में आप ऐसे टक्कर मार के जा रहा है, आप देखो इनलेट एंड आउटलेट एक ही प्लेन में है। मतलब अगर आप सेंटर ऑफ रोटेशन से देखो तो सेंटर ऑफ रोटेशन से ब्लेड का इनलेट एंड आउटलेट एक ही प्लेन में है। व्हाट डज इट मीन? U1 equal to U2. परफेक्ट, परफेक्ट। U1 इक्वल टू U2 रहेगा पेल्टन व्हील में। आपका ये जो इनलेट है ये आपका 0.1 है और ये आपका 0.2 है। 0.2 ऊपर बनाओ चाहे नीचे बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। आपका ये इनलेट है और पानी ऐसे आधे बट के जाएंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही प्लेन में है, क्या इसमें कोई डाउट है? अच्छा, जो भी चैट में मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज है, मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो दूर है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑन किया है क्या? ऑन किया ना, ओके गाइस। इनलेट आउटलेट एक ही प्लेन में समझने के लिए फिर से एक बार समझ लो। इमेजिन करो ये आपका बकेट है, ओके। इमेजिन करो ये आपका बकेट है। बकेट आपको लास्ट टाइम बॉल से बताया था, ध्यान से देखो। ये आपका बॉल इज द बकेट, ओके। इस बकेट के ऊपर, ओके, इस बकेट के ऊपर जेट ने कैसे टक्कर मारी? ऐसे टक्कर मारी, ओके, ऐसे टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में कैसे, वो आधे इधर से और आधे इधर से, क्योंकि बीच में क्या है, स्प्लिटर लाइन। स्प्लिटर लाइन क्या करेगा? स्प्लिटर लाइन ऐसे पानी को आधे पे और आधे पे ऐसे बांट देगा। मैंने क्या किया, मैंने यहां से ऐसे कट किया है, मैंने ऐसे कट किया है। तो कट सेक्शन में ऊपर से देखने पे मुझे ये शेप दिखाई देगा, ओके। अच्छा, इनलेट एंड आउटलेट, दोनों आउटलेट्स एक ही प्लेन पे, इनलेट एंड आउटलेट एक ही प्लेन पे। देखो ये बकेट ऐसे घूम रहा है, अगर ये मान लो बॉटम मोस्ट बकेट है और हॉरिजॉन्टल जेट उस पर टक्कर मार रहा है, तो इनलेट एंड आउटलेट दे आर एट सेम रेडियस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, दैट्स व्हाई U1 एंड U2 आर सेम, बराबर। U1 U2 क्या होते हैं? U1 U2 होते हैं इनलेट एंड आउटलेट पॉइंट ऑफ द ब्लेड एंड दे आर एट द सेम प्लेन। सिंस दे आर एट द सेम प्लेन, U1 एंड U2 विल बी सेम। अच्छा, अलग कब होते? अलग कब होते? अलग तब होते हैं जब ये स्प्लिटर लाइन ऐसे होता। अगर ये स्प्लिटर लाइन ऐसे होता, अगर स्प्लिटर लाइन ऐसे होता, पानी ऐसे टक्कर मार के आउटलेट आउटलेट, आप देखो ऊपर का आउटलेट नीचे का आउटलेट दोनों इनलेट के मुकाबले अलग रेडियस पे हो जाते हैं। मतलब जेट ऐसे आ रहा है, आउटलेट दोनों भी, एक आउटलेट ऊपर है एक आउटलेट नीचे है, किधर से? रेडियस से, राइट, सेंटर से। समझ में आई बातें?
हमारा ऐसे पे ये डायग्राम है, इनलेट एंड आउटलेट एक ही रेडियस पे होने के कारण U1 एंड U2 सेम है। ओके चलो गाइस, इससे आपको समझ में आना चाहिए अगर ये इनलेट है और ये अगर आउटलेट है तो दे विल हैव सेम ब्लेड वेलोसिटी। तो U1 U2 सेम है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, आगे बढ़ते। चलो फटाक से ट्रायंगल बना लेते गाइस। ट्रायंगल बनाने के लिए आपको बताया तो आपके पास में कंटेंट क्या है, ये आपका ब्लेड है, ब्लेड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सिंस द ब्लेड इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन U1 एंड U2 विल बी सेम। U1 इस पॉइंट करेगा, U2 इस पॉइंट करेगा, जेट ऐसे टक्कर मारने आएगा, जेट विल कम विद वेलोसिटी v, जेट विल कम विद वेलोसिटी v1, इनलेट पे ब्लेड का वेलोसिटी रहेगा U1, इनलेट पे ब्लेड का वेलोसिटी रहेगा U1, आउटलेट पे ब्लेड का वेलोसिटी रहेगा U2। यू शुड नो दैट U1 इज इक्वल टू U2 फॉर पेल्टन व्हील होता है, U1 इज इक्वल टू U2 फॉर पेल्टन व्हील होता है। V1 से टक्कर मारेगा, VR1 से टच करेगा, V1 आएगा टच करेगा विथ VR1, VR1 स्प्लिटर के कारण डायरेक्ट हो जाएगा, फॉलो करेगा और टैंजेंशियल बाहर निकलेगा। बाहर क्या निकलेगा? जेट निकलेगा VR2। यहाँ पे VR1 से टक्कर होगी, VR1 will follow the surface and it will go tangential, it will go tangential VR2। पहले VR1 से आता, VR2 से जाता। अगर ये प्योर हेमिस्फेरिकल होता तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जाता, क्योंकि आपने एक टिल्टिंग एंगल दे दिया है, इसलिए ये लगभग 15 से 20 डिग्री के बीच में रहता है। दिया हुआ रहेगा हमेशा, आपको नहीं दिया तो 15 डिग्री अज्यूम करने का। ये एंगल आउटलेट का ब्लेड एंगल है, तो अपन इसको स्टैंडर्ड फाई बोलते, तो ये एंगल को अपन फाई बोलेंगे। ये एंगल हो जाएगा आपका फाई। VR1 से टच होता, VR2 से जाता, V1 से आता और ये U1 से जाता। V1 is the inlet velocity, it is horizontal so alpha will be 0, it is horizontal so alpha will be 0। आपको मैंने बोला था कभी भी जरूरत पड़ने पे V1 अल्फा 0 ही रखना चाहिए, अल्फा 0 ही रखना चाहिए। अल्फा होता कब है? जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको भी मालूम है किसी सरफेस पे सीधा मारो तो ज्यादा लगती है, और अगर टेढ़ा मारो, या फिर आप ऐसे बोलो, अगर आप किसी पे ऐसे टेढ़ा फोर्स मारो तो वो पूरा मिलेगा ही नहीं, उसको उसका हाफ ही मिलेगा। आवाज आ रही सभी को? गाइस आवाज आ रही है? चल करो। यस डियर। चलो इतनी बात आपको समझ गई रहेगी कि अगर वर्टिकल सरफेस है उस पे फोर्स मारने का अगर चॉइस है तो ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का किसी पे भी, किसी पे अगर फोर्स मारना है तो नॉर्मल मारो, क्योंकि अगर आप टेढ़ा मारोगे तो उसको पूरा नहीं मिलेगा, उसका कंपोनेंट मिलेगा। पेल्टन व्हील में आई हैव अ चॉइस, एंड सिंस आई हैव अ चॉइस कि भाई हॉरिजॉन्टल मारो, तो मैं हॉरिजॉन्टल ही टक्कर मारूंगा। क्यों? उससे उसको पूरा फोर्स मिलेगा। ओके, इसलिए यहां पे अल्फा 0 रखने का चॉइस है, इसलिए रखा है। जब भी आपको चॉइस रहेगा तो मेक श्योर अल्फा इज ऑलवेज 0, और पेल्टन व्हील में अल्फा विल बी ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। ओके, क्वेश्चन बोले ना बोले आपको अल्फा हमेशा 0 लेना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझाई? अच्छा, V2 के 3 पॉसिबिलिटी यहां पर भी रहेंगे, जैसे वहां पे थे ऐसे यहां पर भी 3 पॉसिबिलिटी रहेंगे V2 के। V2 कैन गो इन 3 डिफरेंट पॉसिबल एंगल्स, और ये रहेगा आपका अक्यूट एंगल बीटा, 90 डिग्री एंगल बीटा, ऑब्ट्यूज एंगल बीटा। ओके, बीटा कैन हैव 3 पॉसिबिलिटीज अगेन, 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं V2 के भी। ये आपका बेसिक ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो आपको पहले से पता होना चाहिए। फिर अपन ट्रायंगल बनाएंगे। आप खाली लिखो वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ पेल्टन व्हील, टाइटल लिखो, और पहले ये डायग्राम बना के लो, इतना पार्ट, फिर अपन ट्रायंगल बनाएंगे। देखो वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ पेल्टन व्हील, और इतना बना के लो। आज का जो मैंने थ्योरी बोला है गाइस, वो थ्योरी और प्लस कल का थ्योरी मैं आपको, जो आपका ग्रुप है TMC का और ST का, उस पे वो कंटेंट डाल दूंगा, आज ही डाल दूंगा। सर अभी क्या बोला आपने? अभी क्या बोला? टाइटल एक बार बताओ सर। क्या डियर? टाइटल वेलोसिटी ट्रायंगल ऑफ पेल्टन व्हील, और बस इतना बना के लो पहला।
पहले इतना बना के लो। पेंसिल से बनाने का क्या? 6:30 बजे के छोड़ते। पेन से बनाओ। हाँ, चलो। अरे कुछ नहीं सर, जाने दो। हाँ चलो चलो, बस ध्यान दो गाइस। इतना बना लिया आपने? रुकते। हाँ चलो इतना हो गया है तो फटाक से ट्रायंगल बना देता हूं 2 मिनट के अंदर। फिर उसी में बने के ट्रायंगल। हाँ तो अलग बनाना पड़ेगा क्या आप ट्रायंगल? दूसरा बनाना। आप चीटिंग नहीं कर रहे फिर, आप भी बाद में सुविधा आपके पास नहीं है। हमें भी देते सुविधा। सुविधा का सर टाइम आता है। दूसरा वाला माइक लाते ना हाथ में पकड़ने के लिए, छोटा वाला। किधर है तो सुविधा? अरे गले में का माइक लगाते है, मेरा सेटअप चालू है, वो कल हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा, डोंट वरी। ओके सुनो गाइस, ध्यान दो। यहाँ पे फिलहाल के लिए आपको ट्रायंगल जब भी बनाना रहेगा तो ट्रायंगल में इनलेट ट्रायंगल तो रहेगा नहीं, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा क्योंकि V1 हॉरिजॉन्टल है। तो आप पहले बना देंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन से V1, ये हो जाएगा A से लेके B, आपका V1 हो जाएगा इतना बड़ा। V1 हॉरिजॉन्टल है तो यही आपका VW1 रहेगा एंड VF1 आपका 0 रहेगा। फिर आप U1 बना दो, U1 भी हॉरिजॉन्टल है तो A से लेके C ये आपका U1 है, A से लेके C आपका U1 है। ये बचा कुचा क्या रहेगा बता दो फटाक से। VR1। हाँ ये बचा कुचा रहेगा आपका VR1, ये रहेगा आपका VR1। इनलेट ट्रायंगल पे अल्फा विल बी ऑलवेज 0, थीटा विल बी ऑलवेज 0, इनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। ओके ये हमेशा 0 रहेगा। VR1 से एंट्री मारता, VR2 से एग्जिट मारता। आप आउटलेट इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, लेकिन अपने को आदत ऊपर बनाने की तो अपन ऊपर ही बनाएंगे। आउटलेट ट्रायंगल में ये रहेगा आपका VR2, ये रहेगा आपका VR2 अंडर नो फ्रिक्शन कंडीशन, अंडर फ्रिक्शनलेस कंडीशन VR1 विल बी इक्वल टू VR2 फ्रिक्शनलेस। ओके अगर फ्रिक्शनलेस कंडीशन है तो फ्रिक्शनलेस कंडीशन में VR1 इक्वल टू VR2 रहेगा, और अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो VR2 आपका K टाइम्स VR1 रहेगा, जहां पे वो लॉसेस को ध्यान में रख के K की वैल्यू रहेगी। जैसे 8% लॉस हो रहा है तो 0.92, एक क्वेश्चन लिया था आपने। 10% लॉस होगा तो 0.9, 15% लॉस होगा तो 0.85, 20% लॉस होगा तो 0.8, बराबर गई। हाँ तो VR1 VR2, अभी नाराज नहीं होना कि ये छोटा दिख रहा है बड़ा दिख रहा है, थोड़ा क्लीन दिखना चाहिए इसलिए बड़ा बना दिया। ओके जितना U1 उतना ही U2 रहेगा आउटलेट में, जितना U1 उतना ही U2 रहेगा आउटलेट पे। U2 के 3 पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, यहां तक, एक यहां तक और एक यहां तक। वो नहीं बनाऊंगा, वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे U2 बना दिया, ये हो जाएगा आपका एंगल फाई, इन दोनों को जोड़ दिया ये हो जाएगा आपका V2, V2 U2 VR2 मिलके ट्रायंगल बनाते। V1 अल्फा बनाता, V2 बीटा बनाता। V1 के 2 कंपोनेंट V1 VW1, V2 के 2 कंपोनेंट VF1 VW1, तो ये हो जाएगा आपका VF2 एंड VW2, VF2 एंड VW2, VF2 एंड VW2। गाइस U2 यहां से यहां तक है और VW2 इतना है, सब कुछ सेम ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। कोई डाउट है? VW2 का लेफ्ट में, VW2 का डायरेक्शन लेफ्ट में VW का डायरेक्शन नहीं दिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए। अगर V2 ऐसा है तो VW2 यहाँ पे ऐसा रहेगा, अगर V2 ऐसा रहेगा तो VW2 यहाँ पे ऐसा रहेगा, बराबर। कोई डाउट? छापो छापो, इतना छापो। एंड गाइस विद दिस वी आर डन फॉर द डे। आज हम लोग रुकेंगे यहाँ पे, आगे का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज वेडनेसडे है ना, आज वीक का लास्ट लेक्चर है। हम लोग आज यहाँ पे इसको रोकते हैं। अगले लेक्चर में मंडे को हम लोग इसके फॉर्मूलाज देखेंगे, सारे पॉसिबल फॉर्मूलाज एंड क्या क्या बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखना वो करेंगे, एंड टाइम मिला तो एक न्यूमेरिकल भी लेंगे। विद दिस वी आर डन फॉर द डे गाइस। जिनका हुआ नहीं वो छाप लेते, हम मिलेंगे सीधा अगले हफ्ते। एचटी के लिए 10 मिनट का ब्रेक। सर वो फंक्शन नहीं लिखवाएगा सर आपने?